जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी टॉपर्स विथ मानस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता होगा कि जो अभी आप तक की क्लास ये लाइव जा रही थी, थोड़ा सा मेरे एग्जाम होने के नाते आपकी जो ये क्लास लाइव थी 2-3 दिन बाधित रहेगी। तो ऐसे में मैं ये क्लास पहले ही रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। आप सभी लोगों को ये क्लास मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे ही मैं 4 तारीख को वापस आऊँगा, आप सभी का जो भी क्लास होगा वो लाइव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1-2 क्लास आपकी मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, ताकि आपकी जो क्लास है उधर 2-3 दिन में बाधित ना हो। तो ऐसे में साथियों, आप सभी लोग जिस तरीके से लाइव क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक उसी तरीके से आप सभी लोग यहाँ पे भी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत शानदार तरीके से अपने प्रश्नों को आप सभी लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, हमने आपको शुरुआती दौर में, मुझे पता था कि भाई आप लोगों को लगभग 100 क्वेश्चन मुझे लाइव में करा देना है, इसलिए मैंने लंबी क्लास आप सभी लोगों को खींच दी। और ऐसे में मैं फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आगे से जो भी क्लासेज हैं उनको आप सभी लोग यहाँ से डील करेंगे, ठीक है ना। चलिए फटाफट आप लोग यही मान के चलेंगे कि क्लास लाइव चल रही है, बट थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखेंगे। साथियों, फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मानस सर जो आप सभी लोगों के लिए हाईलाइट सीरीज लेकर के आए हैं, उसका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मात्र 249 रुपए में आप देखेंगे कि इसका पीडीएफ TWM द लर्निंग ऐप पे आपको मिल रहा है। यहाँ से परचेस कर सकते हैं, लास्ट टाइम में आप चीजों को रिवीजन कर सकते हैं। साथियों, साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स को लेकर के अगर परेशान हैं तो आप देखेंगे अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स 500 MCQs के साथ हमारे यहाँ TWM द लर्निंग ऐप पे आ चुका है। आप इसे मात्र 49 रुपए में यहाँ से साथियों परचेस कर सकते हैं, यह आप सभी को ध्यान में रखना है। ओके, आगे देखिएगा साथियों, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अगर आपका RO का जो एग्जाम है वो बहुत नजदीक आ चुका है और किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है, तो ऐसे में आपको याद रखिएगा कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्टिव चीजों पे बच्चे बहुत पढ़े होते हैं। जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो वहां पे चीजें गलती हो जाती हैं, आती हुई चीजें भी गलतियां हो जाती हैं। ऐसे कंडीशन में साथियों, हमारे यहाँ पे 10,000 MCQs बैच चलाया जा रहा है, काफी पहले से वो चल रहा है। तो वहां पे आपको 10,000 नए प्रश्न देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ 30,000 PYQs हैं। अगर आप टोटल इन 40,000 प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर लेते हैं एज अ टेस्ट सीरीज, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस देखना है। क्वेश्चंस देखने के बाद से आपको अपने खुद के आंसर देने हैं, फिर बाद में आपको एक्सप्लेनेशन देख लेना है। अगर आपको उसमें कोई नई चीज मिलती है, तुरंत वन लाइन में आप नोट कर लेंगे, ताकि वो आपको रिवीजन के लिए आसानी हो जाए। और फटाफट अगर आप ये कर लेते हैं एग्जाम से पहले, तो आप देखेंगे 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आप सभी की बहुत शानदार पकड़ हो जाएगी। आपको ये तरीका सीखने को मिल जाएगा कि चीजों को एलिमिनेट कैसे करते हैं, किस तरीके से नहीं आने वाला भी क्वेश्चन हम सही कर देते हैं, कैसे हम किसी टॉपिक को अगर नहीं पढ़े हैं वहां से भी प्रश्न आए तो हम किस तरीके से सही करेंगे। ये सब प्रैक्टिस का खेल है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि गाड़ी आप एक बार में चलाना नहीं सीखते हो। सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति आपको क्लच गियर के बारे में बताता है, तो प्रैक्टिस करके उसको आपको 1-2 महीने में रिदम में लाना पड़ता है। तो प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे क्वेश्चनों पे, तो आप देखेंगे कोई सा भी आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा वो कभी भी आपसे रुकेगा नहीं मेरे प्यारे भाई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आज का जो सेशन है वो सेशन हम आगे की तरफ का स्टार्ट करते हैं। ये सभी आपको रिकॉर्डिंग क्लास में दिया जा रहा है। 102 नंबर प्रश्न का आप सभी आंसर देंगे, बिल्कुल एकदम लाइव की तरह ही मैं तरीका यहाँ पे जो होगा वो क्रिएट करूंगा, ठीक है ना। आप सभी लोगों को बताते जाना है। जैसे देखिएगा, 102 नंबर में आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था, बताने का प्रयास करिएगा। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था। वो सामाजिक धार्मिक आंदोलन कौन सा था, ये बात आपसे यहाँ पे साथियों पूछी जा रही है। जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट बताने का प्रयास करिएगा। चलिए, आप लोगों का आंसर आ गया होगा, मैं ये मान करके चल रहा हूं। आप देखेंगे साथियों, आर्य समाज जो होता है, इन्होंने कहा था कि भैया क्या होगा, भारत भारतीयों के लिए है। याद रखिएगा, आप सभी लोगों को पता होगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे 1885 ईस्वी में सर आर्य समाज की स्थापना हुई थी। किसने किया था, तो आप कहेंगे सर स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अब आप लोग बताएंगे कि इस आर्य समाज की स्थापना हुई कहाँ थी, ये आपसे मैं खुद से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। देखते हैं कितने लोग भाई कमेंट में बताते हैं, मैं कमेंट का वेट करूंगा। बाकी आप देखेंगे साथियों, इसी आर्य समाज के माध्यम से आप देखेंगे कि दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था,
आप कहेंगे आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने दिया था। आप देखेंगे साथियों, आर्य समाज स्थापित क्यों किया जाता है, ताकि जो हमारी पुरानी शिक्षाएं थी, जो हम पुराने वेदों पर आधारित शिक्षाएं थी, उनमें हम वापस जा सकें और उन शिक्षाओं को सीख करके हम अपने उन पुरानी शिक्षाओं का आगे प्रचार प्रसार कर सके। ये कुछ बातें यहाँ पे आपको साथियों दी गई हैं, ये आपको यहाँ से कुछ बातों को ध्यान रखना है। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये वही आर्य समाज था जिसने 1863 में क्या किया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था। देखिएगा शुद्धि आंदोलन, अब ये शुद्धि आंदोलन क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। शुद्धि आंदोलन का मतलब ये किसी चीज को शुद्ध करना, क्योंकि इनको पता था कि अंग्रेज आ गए हैं और ऐसे में भारत में बुराइयां व्याप्त भरी पड़ी हैं, और ऐसे में इन्होंने कहा कि भैया पहले हम शुद्धि आंदोलन चलाएंगे, किसी भी चीज को शुद्ध करेंगे और शुद्ध करके हम कहेंगे कि भैया हमारे वेदों की तरफ लौटो, वेदों को पढ़ो, वेदों को समझो, वेदों की शिक्षा का महत्व को समझो। ये कुछ आपसे यहाँ पे साथियों आर्य समाज से कुछ एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वहीं पे आप देखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना तो कौन किया था, सन 1828 ईस्वी में आपने देखा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करता है मेरे प्यारे भाई, तो आप देखेंगे राजा राम मोहन राय करते हैं। कौन करते हैं, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा जब यह ब्रह्म समाज अभी सेकेंडरी नाम है, पहले यह ब्रह्म समाज आत्मीय सभा के रूप में गठित किया गया था, और इसका ईयर अगर आप देखेंगे तो 1815 था, बाद में 1828 में बदल करके इसको क्या कर दिया गया था, ब्रह्म समाज कर दिया गया, और राजा राम मोहन राय। फिर आप देखेंगे आगे चल करके जब केशव चंद्र सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें आपका देखेंगे, सॉरी रविन्द्रनाथ नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर, इनमें जब मतभेद होता है तो आप देखेंगे ब्रह्म समाज दो पार्टों में बढ़ जाता है। इस तरह की कुछ बातों को ध्यान रखना है। अच्छा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आप सभी को पता है कि महादेव गोविंद रनाडे नाम के जो एक व्यक्ति थे, रनाडे जी, उन्होंने किया था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना आपने किसने किया था, तो आप कहेंगे ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ज्योतिबा फूले। इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक आई थी गुलामगिरी, इनके ऊपर अभी एक मूवी भी आई थी, आप चाहें तो वो मूवी भी देख सकते हैं बहुत शानदार तरीके से, कि किस तरीके से ज्योतिबा फूले ने अपने वाइफ को शिक्षित किया, संस्कृत का विद्वान बनाया और महिलाओं के शिक्षा को लेकर के किस तरीके से काम किए। सत्यशोधक समाज ने महिलाओं की शिक्षा, और याद रखिएगा कि जो आपके अनुसूचित जाति थे उनके एक तरीके से शोषण से उनको मुक्त कराने पे कार्य किया था, इस पे जोर दिया था। तो ये जो भी उस समय पे आपके देखेंगे जो भी संस्थाएं आएंगी, ये संस्थाएं जो भी हमारे समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करने के माध्यम से बनेंगी, ये आपको ध्यान रखना। तो ये इतनी कुछ बातें साथियों आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे आपसे कह रहा 1809 है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा, छूट गया है। कह रहा था 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था। देखिएगा कौन सी पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ये किस भाषा की पुस्तक है, जल्दी से बताने का सभी लोग प्रयास करेंगे। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, देखते हैं कितने मेरे प्यारे भाई बताते हैं, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगाली, जल्दी से बताइए। देखिएगा साथियों ये प्रकार का अगर आप देखेंगे तो फारसी पुस्तक थी। कैसी पुस्तक थी, फारसी पुस्तक थी। जो आप देखेंगे साथियों तो फारसी नामक ये जो पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट थी, ये एरो दे रहा हूं समझ जाइएगा, फारसी थी। जिसको कब लिखा गया था, तो आप कहेंगे मेरे प्यारे भाई 1809 में लिखा गया था। और किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा यही राजा राम मोहन राय के द्वारा एक और पुस्तक है जो बड़ा फेमस है, कई बार आपसे पूछा जाता है, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा आपसे एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था कि संवाद कौमुदी जो पुस्तक है, इस संवाद कौमुदी पुस्तक में किस चीज का जिक्र किया गया है, तो आप कहेंगे कि सती प्रथा का अंत, सती अंत की बात की गई थी। मतलब कि ये जो संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की पुस्तक थी, इसमें सती प्रथा के अंत की एग्जैक्ट बात की गई थी। पूरी की पूरी सती प्रथा को लेकर के अंत कैसे हो, जागरूकता किस तरीके से फैला जाए, इस तरह की बातें यहाँ से आप देखेंगे साथियों। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बाकी और भी जो भी कुछ आपको यहाँ पे देखिए, आप रिवीजन कर रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं, जो भी आपको कुछ चीजें मिलेंगी वो सारी की सारी चीजों को आप कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाइएगा, ठीक है ना, जितना भी आपको चीजें याद आएंगी। तो ये इतनी सारी चीजें देखना है। बाकी आप देखेंगे ये वही राजा राम मोहन राय हैं
जिन्होंने सती प्रथा का अंत भी कराया था कब, तो आप कहते हैं 1829 में कराया था। और किस धारा के तहत, तो आप कहते हैं धारा 17 के तहत कराया था। और नियम अगर पूछ ले जाएगा तो नियम में हमेशा रोमन अंक में 5 दे देता है, आप कहेंगे नियम 5 के तहत। और आप देखेंगे 1829 में किस गवर्नर जनरल की सहायता से इन्होंने इसका अंत कराया था, तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, अंत किया था। बाकी आप राजा राम मोहन राय के बारे में ध्यान रखेंगे कि 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। इसी आत्मीय सभा का नाम बदल करके 1828 में आप देखेंगे कि किस तरीके से ब्रह्म समाज कर दिया गया। फिर यही ब्रह्म समाज आगे जाकर के 2 पार्टों में बढ़ता है, आदि ब्रह्म समाज, और इस तरह से आप देखेंगे केशव चंद्र सेन अपनी अलग बना लेते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर अपना अलग बना लेते हैं। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ से साथियों निकालना था, जो आपको यहाँ से ध्यान में रखना था। और भी जो भी आपको राजा राम मोहन राय के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद आएगा, आप लोग तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे, लिख दीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, आप बड़े शानदार तरीके से चीजों को रिवीजन कर लेंगे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे। देखिएगा, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी थे वह किस भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे, ये आपसे पूछा गया है। और ये बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, देखते हैं कितने मेरे प्यारे भाई बताते हैं। जल्दी से बताइए, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, जैन दर्शन, जल्दी से बताइएगा। सांख्य दर्शन, जल्दी से बताइए, फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, सांख्य दर्शन में ये लोग बिलीव करते थे, किसमें बिलीव करते थे, सांख्य दर्शन में ये लोग बिलीव करते थे। कौन, थियोसॉफिकल सोसाइटी के जितने भी आप देखेंगे अनुयायी थे, ये सांख्य दर्शन को मानने वाले थे। अब आप हमको ये बताएंगे कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। ये 3 नाम आपको बताना, जैसे वैशेषिक के आप कह देते हैं कि महर्षि बादरायण थे, इस तरीके से सांख्य और न्याय का बता देना है आपको। न्याय का आपको गौतम के बारे में पता ही है, सांख्य का चलो बता दो आप लोग कि यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि इसके कौन प्रतिपादक थे। देखते हैं कितने मेरे प्यारे भाई बताते हैं। बाकी आप देखोगे साथियों कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में कई बातें आपसे पूछा जाता है। आप देखेंगे साथियों कि इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1875 ईस्वी में हुई थी। कहां पे हुई थी मेरे प्यारे भाई, न्यूयॉर्क में की गई थी। किसने किया था, तो आप कहेंगे मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट, और कर्नल अलकाट। आप देखेंगे साथियों कि इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य के रूप में 1800 आप देखेंगे कि किस तरीके से 93 में एनी बेसेंट जो होती हैं वो भारत आती हैं, मद्रास के अड्यार। और फिर बाद में आप आके देखेंगे कि इनका जो संबंध होगा वो किस तरीके से भारतीयों के पक्ष में झुकेगा, और फिर ये भारतीयों के लिए किस तरीके से होम रूल लीग का शुरुआत करेंगी, ये और तिलक मिलकर के। ये सारी बातें आप सभी लोगों को पता होंगी। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है और हमें बताना है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। कौन थे, कपिल थे क्या, एक बार बताइएगा आप सभी लोग, ठीक ना। चलिए हिंट दे रहा हूं, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समाज सुधारकों को उनके जन्म तिथि के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखिएगा यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है, समझने का प्रयास करेंगे। समाज सुधारकों को उनके जन्म तिथि के आधार पे यहाँ पे आपको करना है। अब देखना साथियों, ये जितने भी लोग हैं, इन इतने लोगों के बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और ऐसे कंडीशन में आपने देखा कि यूपी पीसीएस ने इस प्रश्न को मेंस में पूछ लिया था इस आधार पे। क्योंकि देखो, जब हम पीवाईक्यू को कभी भी कंप्लीट करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें कम से कम, अगर हम मान लो 1875 आर्य समाज दयानंद सरस्वती हम अगर तैयार कर रहे हैं, तो क्यों ना हम दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान देख लें, ईयर देख लें वहीं पे, क्योंकि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना भाई। पीछे से लगातार इनसे बारंबार रिपीट किया गया है प्रश्न, ये भी तो है। तो यहाँ पे फटाफट आप लोग बताने का प्रयास करें इनकी जन्म तिथि के आधार पे। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कंफ्यूज करे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है। दयानंद सरस्वती का अगर हम जन्म देखेंगे साथियों, तो आप कहेंगे 12 फरवरी 1824 ईस्वी को दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, ठीक है ना। वहीं पे आप देखेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर का, तो देवेंद्रनाथ टैगोर आप देखेंगे 15 मई 1817 को, मतलब कि ये दयानंद सरस्वती से बड़े थे। महादेव गोविंद रानाडे की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि
किस तरीके से 18 जनवरी 1842 को उनका जन्म हुआ। और बाबा राघव दास एक नया नाम जो कि था, जो कि आप एलिमिनेट कर सकते थे। याद रखिएगा इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। और ऐसे कंडीशन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल टर्म बताएं, तो आप कहेंगे 2143। मतलब कि सबसे पहले जन्म हुआ था देवेंद्रनाथ टैगोर साहब का, फिर आप दयानंद सरस्वती को देखेंगे, और फिर आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई तीसरे नंबर पे रानाडे साहब थे, और चौथे पे राघव दास थे। रानाडे साहब का नाम वैसे देख करके बच्चों को ये एक साइकोलॉजी मैटर यहाँ पे करता है कि भाई कहीं रानाडे साहब बहुत बुजुर्ग को तो नहीं थे। रानाडे साहब लग रहा है कि बुजुर्ग थे, क्यों? क्योंकि रानाडे से नाम से लग रहा है कि सबसे बुजुर्ग रहे होंगे, और ऐसे में बच्चे बहुत गलती किए होंगे। इसीलिए एग्जामिनर ने एक ऑप्शन में देखिए रानाडे के नाम के आगे सबसे नंबर 1 पे इनका नाम दे रखा है, ठीक ना, ताकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएं। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी अपनी तैयारी को कर लीजिएगा। जो खास करके फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में आप सभी लोग यहाँ से गौर करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिएगा सही नहीं, सही पूछा है कि सही कौन सा एक सुमेलित है, बताने का आप सभी प्रयास करेंगे। चलिए फटाफट बताने का प्रयास करिए, कौन एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखते हैं कितने मेरे प्यारे भाई बताते हैं कौन एक सही सुमेलित है। देखिएगा भारतीय ब्रह्म समाज, तो आप देखेंगे यह राजा राम मोहन राय का नहीं है, तो यह है किसका? तो आप कहेंगे साथियों कि यह केशव चंद्र सेन का है। मैंने आपसे क्या कहा कि आत्मीय सभा के रूप में 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया, 1828 में उसी का नाम ब्रह्म समाज हुआ। और बाद में जब आप देखेंगे कि बाद में चल करके केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर में झगड़ा होता है, तो ऐसे में भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से केशव चंद्र सेन इस ब्रह्म समाज की एक शाखा खोल लेते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज के नाम से अपनी एक शाखा खोल लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलो तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में सारी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ की जितने भी फैक्ट हैं। तत्वबोधनी सभा की जब भी आपसे बात करेगा तो आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, तत्वबोधनी सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन ने न करके देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, ठीक ना। और कब किया था? तो आप कहेंगे 1839 ईस्वी में इन्होंने तत्वबोधनी समाज की स्थापना किया था। सत्यशोधक समाज में देखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर गलत दिया गया है, तो सत्यशोधक समाज अभी पीछे आया था ना। देखिए इसीलिए मैं कहता हूं क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप कहेंगे कि भैया ज्योतिबा फूले, कौन? ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, और कब की थी? तो 1873 में। मतलब कि आपने देखा कि जो आपका आर्य समाज था उसके 2 वर्ष पहले इन्होंने इसकी स्थापना किया था। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे सही अगर आपसे पूछा जाए द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब करेंगे? तो आप देखेंगे साथियों कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में करेंगे। याद रखिएगा साथियों, यही गोपाल कृष्ण गोखले थे जो, याद रखिएगा, गांधी के राजनैतिक गुरु थे। गांधी के राजनैतिक गुरु थे, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा, राजनैतिक गुरु। पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, समझ जाएंगे आप सभी लोग। जब आप देखेंगे कि महात्मा गांधी भारत आए थे तो गांधी जी इनसे बड़ा प्रभावित हुए थे। और ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे साथियों कि किस तरीके से गांधी जी को ये कहते हैं कि गांधी पहले आप जाइए और 1 वर्ष भारत का भ्रमण करिए, भारत को देखिए, और उसके बाद से आप भारत की राजनीति में प्रवेश करिए। याद रखिएगा 1905 में जो बनारस का अधिवेशन हुआ था, आप सभी को याद होगा, उसके अध्यक्षता भी कौन करता है? तो यही गोपाल कृष्ण गोखले साहब करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि ये आपको इतनी सारी बातें याद आ गई। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो गांधी जी के तो गुरु थे ही थे, साथ ही याद रखिएगा जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। ये इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिएगा सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है, बताने का आप सभी प्रयास करेंगे। सर सैयद अहमद खान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताएंगे। सर सैयद अहमद खान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताएंगे सभी लोग। सर सैयद अहमद खान के बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। जल्दी से बताइए। चलिए आप लोग आंसर दे दिए होंगे। देखिएगा यहाँ पे जितने लोगों ने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर दिया है। पहला कह रहा है कि उनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था।
अब देखिएगा, अभी आपने पीछे जब एक क्वेश्चन आपने देखा कि पीछे के वर्षों में रिपीट किया गया था, जिसमें कुछ फेमस पर्सनालिटीज का जन्म और उनका स्थान भी पूछा गया था। तो उसी समय बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते, थोड़ा स्मार्ट वर्क करके जितने भी फेमस पर्सनालिटी थे, भाई सबका तो नहीं याद कर पाते, लेकिन जो बहुत फेमस है, जैसे सर सैयद अहमद खां भी अपने आप में फेमस होंगे, क्योंकि आप देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना भी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में ये करते हैं, याद है, तो इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो 1817 दिल्ली में इनका जन्म हुआ। दूसरा कह रहा है इन्होंने कुरान पर टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया, मतलब कि इन्होंने कहा कि भैया कुरान जो है वो साइंटिफिकता को लिए हुए नहीं है, तो ऐसे में आप विज्ञान को भी इसके साथ साथ बढ़ावा दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ये टीका इसीलिए लिखा ताकि जो रूढ़िवादी विचार चले आ रहे हैं, जैसे आज के समय में आप देखेंगे लोग कहते हैं कुरान में ये लिखा है कि भैया किसी का मर्डर कर दोगे तो तुम ये हो जाओगे। भाई कुरान में इतनी गलत बातें नहीं लिखी जा सकती हैं, लेकिन आज के दौर में आप देखोगे तो अधिकतर हमारे मुस्लिम भाई आप देखोगे तो शिक्षा नहीं ले पाते हैं। आप उठा करके देख लो, जो मेरे मुस्लिम भाई शिक्षा ले चुके हैं, जो शिक्षित हो चुके हैं, उनके अंदर इस तरह की गलत धारणाएं नहीं रहती। जो अशिक्षित होते हैं वही आप देखेंगे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनको कोई पढ़ के सुनाता है। अब ऐसे में मान लीजिए हम ही पढ़ाकू हैं पूरे गांव में, और हम जैसा बाकी सब लोग अनपढ़, हम पढ़ के सुनाए तो वो लोग तो वही मानेंगे। कुरान में इतनी गंदी बात भी नहीं लिखी गई है, ये ध्यान रखिएगा। इतनी गलत बात कुरान में नहीं लिखी गई है कि आप किसी को मारोगे तो अल्लाह आपको स्वर्ग में जगह देगा, ये सब चीजें नहीं लिखी गई है। अब आप देखो सर सैयद अहमद खां उस टाइम पीरियड पे कितने सोचिए बुद्धिजीवी होंगे, विद्वान हुए होंगे, कि यही जो रूढ़िवादी चीजें चली आ रही थी जो कुरान को लेकर के, जिसके तहत आप देखेंगे लोगों में जो एक तरीके से अभाव दिख रहा था, उसको उन्होंने तोड़ा ताकि रूढ़िवादी विचारधारा टूटे और लोग थोड़ा अपने आप को साइंटिफिक अप्रोच के नाते जोड़े। इसीलिए आज आप लोगों ने देखा होगा साथियों कि जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, इस मौलिक कर्तव्य में भी आपसे साफ साफ कहा गया है कि आप साइंटिफिक सोच को बढ़ावा दें, क्योंकि जब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो आप खुद आगे भी बढ़ेंगे, देश को भी आगे ले जाएंगे। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप किसी एक पीछे की चली हुई चीजों को वैसा का वैसा हूबहू नहीं मानेंगे, आप उसमें ये चीज जरूर तर्क के साथ सिद्ध कर लेंगे कि भैया ये चीज गलत भी है कि सही है, ठीक ना। तो तर्क के साथ किसी चीज को बिलीव करिए। तो देख रहे हैं एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज पूछेगा, या अगर आपसे पूछे कि भैया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे कौन किया, तो यही सर सैयद अहमद खां थे। ये पेशे से सैयद थे, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिएगा। आपसे पूछा गया है कि संगठन, व्यक्ति और सही नहीं है पूछा गया है। और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब भी संगठन और व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा तो सही नहीं में आप देखेंगे हमेशा आपसे सबसे आसान में गलती दी जाएगी। देखते कितने मेरे प्यारे भाई यहाँ पे सही आंसर देते हैं, जल्दी से बताइएगा। सही नहीं पूछा गया है, फटाफट देखते हैं कितने मेरे प्यारे साथी यहाँ पे जवाब देते हैं। जल्दी से बताइएगा यहाँ पे कौन सा सही नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने आपसे हमेशा कहा है, अभी मैं आपको समझा देता हूं, आप लोग आंसर दे दिए होंगे। देखिएगा अगर आपसे कहेगा कि यंग बंगाल आंदोलन, तो हेनरी विबियन डेरोजियो, ये बिल्कुल राइट आंसर। हेनरी विबियन डेरोजियो, ये बिल्कुल राइट आंसर। दूसरा कह रहा है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा। आप देखेंगे साथियों कि जब गांधी जी दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं, उसके बाद से जब सांप्रदायिक पंचायत आ जाता है और हरिजनों उत्थान की बात करते हैं, उसी दौरान आप देखेंगे कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कौन करेगा, तो बी.आर. अंबेडकर करेंगे। कौन करेगा, बी.आर. अंबेडकर साहब करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कौन करेंगे, हमारे बी.आर. अंबेडकर साहब करेंगे। और ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे साथियों यहाँ पे कभी कभी गांधी जी का भी नाम दे देता है, तो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि गांधी जी ने भी, ज्योतिबा फूले ने भी और बी.आर. अंबेडकर ने भी, इन तीनों लोगों ने दलितों के लिए काम किया था। तो अब देखिए ये क्वेश्चंस आपके लिए आउट हो चुका है ऑलरेडी। भाई दलितों के लिए इन तीनों लोगों ने काम किया और अन्य भी लोग थे, मतलब तीन ये फेमस पर्सनालिटीज थे। तो ऐसे में इनकी किताबों का नाम, इनकी सभाओं का नाम आपको अच्छे से क्लियर कर देना है, क्योंकि एग्जामिनर को ये लगेगा कि भाई दलित की बात करेंगे तो ऐसे में बच्चे बी.आर. अंबेडकर के साथ जाएंगे, ज्योतिबा फूले के साथ जाएंगे, तो ऐसे में वो आपसे फंसा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा कौन होगा, बी.आर. अंबेडकर। अच्छा ठीक है, तो ज्योतिबा फूले किससे होंगे, तो आप सभी को मैंने कहा था सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार नाम पूछा गया, गुलामगिरी, ठीक ना। और याद रखिएगा ये जो ज्योतिबा फूले थे, नाम से लग रहा है कि कोई महिला है, महिला नहीं थी, ये पुरुष थे, ठीक ना। बाकी आप देखेंगे साथियों थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो कर्नल अलकाट,
और मैडम ब्लावात्स्की दोनों मिल करके करते हैं, तो एक का नाम तो दिया है ना, इसलिए ये सही है। दोनों का नाम नहीं देता तो गलत होता है। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन आप देखेंगे तो सर सैयद अहमद खां की द्वारा यहाँ पे बनाया गया संगठन था। ये वही सर सैयद अहमद खां थे जो अभी जिनके बारे में आप लोगों ने पीछे पढ़ा। तो आप खुद देखो, कुछ नहीं करना है, आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, आपने गलत की पहचान कर लिया। आप कैसे कह सकते हो कि यूपीपीसीएस या आरओ में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं? अभी आपने पिछला क्वेश्चन जो देखा, उस क्वेश्चन में आपने देखा कि किस तरीके से सर सैयद अहमद खां के जन्म और उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट पूछा था। तो अगर मान लो जो एक बच्चे ने पढ़ाई किया और उसी समय सर सैयद अहमद खां के बारे में सारी चीजें कर लिया, तो कम से कम अगर ये अगले साल या अगले 2 साल बाद ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो इस डी वाले आंसर में वो कंफ्यूज नहीं होगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली वे में आपसे क्वेश्चन साथियों कंफ्यूज किए जाते हैं और यही रिपीट होते हैं। तो हम लोग कहते हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एकदम सेम थोड़ी ना क्वेश्चन रिपीट होगा भाई। आप एसडीएम बनने जा रहे हो, बड़े बड़े अधिकारी बनने जा रहे हो और आपको ये सेम रिपीट कर देगा तो आप कैसे करोगे? कैसे? ये देखना, इसमें भी ट्रिक लगाते हैं वो कि क्या तुम एक अधिकारी के तरीके से पढ़ रहे हो तो बनो, वरना मत बनो। रटने वाला प्राणी हो तो रटो बैठ करके। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। और डी के बारे में मैंने आपको बस समझाया कि देखिए किस तरीके से आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आगे बढ़िए। आपसे यहाँ पे 109 में पूछा गया है कि भैया यहाँ पे सुमेलित करना है, बताने का प्रयास करेंगे। सुमेलित करना है 109 में आपसे सुमेलित करने के लिए पूछा जा रहा है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पे राइट आंसर करते हैं। सुमेलित करने के लिए पूछा गया है। सुमेलित करने के लिए पूछा जा रहा है मेरे भाई, जल्दी से आंसर करना। सुमेलित करने की बात पूछा जा रहा है। चलिए, अब आप लोग आंसर दे दिए होंगे और ये प्रश्न अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जितने भी मेरे प्यारे भाइयों ने ए आंसर दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा कैसे ए होगा। अगर हम राजा राम मोहन राय के बारे में देखें तो आपने देखा कि मैंने आप सभी बताया था कि आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1815 ईस्वी में किया। यही आत्मीय सभा आगे चल करके 1828 में ब्रह्म समाज बना और वही ब्रह्म समाज आगे बढ़ करके आप देखेंगे केशव चंद्र सेन और जो व्यक्ति थे, इन दोनों लोगों में टूटा और ऐसे में आप देखेंगे भारतीय ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज में वो टूट जाता है। ठीक है, तो ये तो चलो एक एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया। अच्छा, दूसरा देख लो भाई। तो दूसरा आपसे कह रहा है कि देवेंद्रनाथ टैगोर। आपने देखा कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने पहले से ही तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 में, ये बाद में जाकर के करते हैं, किसकी? तत्वबोधनी समाज की स्थापना कर लेते हैं। वहीं पे आप स्वामी विवेकानंद, केवल विवेकानंद यहाँ पे दिया गया है। आप देखेंगे साथियों कि रामकृष्ण मिशन की यहाँ पे आप देखेंगे स्थापना करते हैं कब? 1897 में। और ऐसे में आप देखेंगे इनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस नाम था ना। याद रखिएगा, जो आपसे ये भी पूछा गया था कि रामकृष्ण परमहंस किसके भक्त हुआ करते थे? आप कहेंगे माता काली के भक्त थे। याद रखिएगा, जब स्वामी विवेकानंद 1893 में 3 घटना होती है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट घटना। क्या? 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो 1893 में एनी बेसेंट भारत आती है थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बन करके। दूसरा, इसी 1893 में महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और तीसरा आपको याद रखना है कि भैया इसी 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में कौन? स्वामी विवेकानंद भाग लेने गए होते हैं। और जब वहां से वो लौटते हैं उसके बाद 1897 में अपने गुरु के नाम पे, याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में ये करते हैं। तीसरी चीज आप देखेंगे आत्माराम पांडुरंग है। तो आत्माराम पांडुरंग का स्थापना आप देखेंगे तो संबंध किससे है? तो आप कहेंगे प्रार्थना समाज से है। और ये कब करते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना? तो 1867 में। आप देखेंगे साथियों कि आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना तो की थी, बाद में इस प्रार्थना समाज से जुड़ते हैं जब महादेव गोविंद रानाडे, तो वह इस प्रार्थना समाज को काफी आगे ले जाते हैं। कभी कभी आपका आयोग यहां से बड़ा बेतुका प्रश्न पूछ देता है। जैसे देखिएगा, अगर आपसे ऑप्शन में पूछा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की और ऐसे में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे का नाम हो, तो आप आत्माराम पांडुरंग के साथ जाओगे, हमेशा वो सही माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो कभी आपसे पूछे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की और आत्माराम पांडुरंग का नाम न दिया हो और वहां पे महादेव गोविंद रानाडे जरूर ऑप्शन में नाम दियो, तो गोविंद रानाडे के साथ आप चले जाएंगे जब इनका नाम नहीं दिया रहेगा तब। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं PYQ में। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप यहाँ पे देख ले रहे होंगे कि चीजें पूछी गई हैं।
अच्छा ठीक है, यहीं पे जब हम सारी चीजों को देख रहे हैं तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कुछ और भी चीजों को। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 1873 में क्या आया, तो आप कहोगे कि सर सत्य शोधक समाज आया, सत्य शोधक समाज आया। और इसकी स्थापना किसने की, तो आप कहोगे ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने की थी। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था गुलामगिरी। क्या नाम था, गुलामगिरी। राइटिंग पे मत जाना, बस चीजों को पढ़ लेना और रिपीट कर लेना यहां से। वहीं पे अगर मैं आपसे कहूं कि भैया ये बताओ कि 1865 में क्या हुआ था, तो आप कहोगे कि भैया 1865, देखो दिमाग से उतर रहा है, बड़ा अच्छा नाम आया था यार, आदि ब्रह्म समाज, ठीक ना। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, किसकी, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। और कौन करता है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर करते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर साहब करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि बाद में चल करके जब जो 1828 वाला ब्रह्म समाज था, जब आत्मीय सभा से ब्रह्म समाज बना, राजा राम मोहन राय ने बनाया, तो बाद में चल करके आप देखेंगे कि दो भागों में टूटेगा। केशव चंद्र सेन उसको भारतीय ब्रह्म समाज करेंगे और ऐसे में देवेंद्र नाथ टैगोर उसको आदि ब्रह्म समाज करेंगे। तो 1865 में आदि ब्रह्म समाज यहाँ पे बना। वहीं पे आप 1865 में ही देखेंगे कि 1865 में ही यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय ब्रह्म समाज भी बना था। ये सारी चीजों को रिवीजन कर लीजिएगा। भारतीय ब्रह्म समाज भी बना और किसने इसकी स्थापना की, तो आप कहोगे केशव चंद्र सेन साहब ने किया था। किसने, केशव चंद्र सेन साहब ने। मतलब कि 1865 में आप देखेंगे जाकर के, अगर आपसे कोई कहे कि ब्रह्म समाज आपस में दो भागों में कब टूटा, तो आप कहेंगे 1865 में आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज के रूप में टूटा था। वहीं पे आगे की तरफ हम देखेंगे तो एक और ब्रह्म समाज बना था जो कि अलग था, थोड़ा हट करके, बाद में चल करके आप अलग होता है, जिसमें आप देखेंगे कि वो 1878 में बनता है। 1878 में बनता है, जिसका नाम होता है, आप देखोगे, साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना कौन करता है, तो आप कहोगे आनंद मोहन बोस के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, आनंद मोहन बोस के द्वारा की जाती है। तो ये कुछ आपने देखा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक ना। तो ये आपको साथियों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कुछ आपको देखना है। आप जैसे मान लीजिए गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पूछेगा तो आप कहेंगे 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना करते हैं। महादेव गोविंद रानडे 1870 में पूना सार्वजनिक समाज की स्थापना करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहीं पे मैंने रिवीजन करा दिया, इनको रिवीजन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सुधार आंदोलन है और संस्थापक हैं, और फटाक से इनका फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग क्रम बताना है, बताएंगे सभी लोग। चलिए, सुधार आंदोलन संस्थापक, अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन, नदवत अल उलेमा आंदोलन, अहल ए हदीस आंदोलन, बताएंगे सभी लोग। यहां पे आंसर देने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे भाई, क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए सभी लोग। चलिए, आप सभी का आंसर आ गया होगा। यहाँ पे जितने लोगों ने भी डी आंसर दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है। देखना, अगर हम अहमदिया आंदोलन की बात करें तो इसके संस्थापक थे मिर्जा गुलमद अहमद कदियानी। देवबंद आंदोलन की अगर हम बात करें तो आप कहोगे कि इसके संस्थापक थे मोहम्मद कासिम ननाउतवी। और नदावत अल उलेमा आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे इसके संस्थापक थे सिबली नुमानी। और अहले हदीस आंदोलन के संस्थापक थे वली उल्लाह। ये देखिएगा, ऑप्शनल, जब पीसीएस में ऑप्शनल हुआ करता था ऑब्जेक्टिव, तब हिस्ट्री में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन फिर भी याद रखेंगे। अगर थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को टफ करने का प्रयास किया गया तो टफ किया जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, फिर से सुधार संगठन और जहां उनकी स्थापना हुई थी, इनकी क्रोनोलॉजी फिर से पूछी जा रही है। क्रोनोलॉजी क्या, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्रम पूछा जा रहा है। चलिए बताएंगे सभी लोग। अब देखिएगा, यहाँ पे कुछ ट्विस्ट कर दिया गया है, कुछ बस ट्विस्ट कर दिया गया है। देखना, अगर मैं आपसे कहूं आर्य समाज की स्थापना, तो आप कहोगे सर बंबई में किया गया था, 1875 में किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। वहीं पे जब आप देखोगे आर्य समाज में ही बाद में चल करके जब महिलाओं को भी शामिल किया गया, तो आर्य महिला समाज जो स्थापित किया गया, यह आप देखोगे पुणे में इसका स्थापना हुआ था। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी के बारे में अगर आपसे बात की जाएगी तो आप कहना कि इसकी स्थापना कोलकाता में की गई। और वेद समाज की स्थापना आप देखोगे तो चेन्नई में की गई। मतलब कि 1 2 3 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ आपको यहाँ से साथियों ध्यान रखना है।
ये कुछ ऐसे बेतुके से प्रश्न है जो आपको टफ करने के लिए दिया जाता है, इनको इतने ही जानना सफिशियंट होगा। इनके नाम और इनके स्थापना क्रम बस ध्यान रखना, क्योंकि इतिहास में सारी चीजें पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप रट पाओ। सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पे साथियों सुमेलित करना है, आप सभी सुमेलित करेंगे, चलेंगे बताएंगे। सूची 1 को सूची 2 से आप सभी साथियों यहाँ सुमेलित करेंगे और फटाफट बताने का प्रयास करेंगे कौन सा यहाँ पे सही होगा। चलिए यहाँ पे आप सभी लोगों के आंसर आ गए होंगे। जितने भी मेरे प्यारे भाइयों ने बी आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम बहराम जी मालाबारी की बात करें तो देखिएगा बाल विवाह से संबंधित थे। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बाल विवाह से संबंधित थे, इसीलिए 1891 में एक आपका नियम आया, सम्मति आयु अधिनियम। क्या आया था? सम्मति आयु अधिनियम आया था ना, याद है? अधिनियम आया था, जिसमें आपने देखा था कि 12 वर्ष से अगर कम की लड़की है, 12 वर्ष से कम की अगर बालिका है तो ऐसे कंडीशन में उसके विवाह की मनाही की बात की गई थी। वहीं आप देखेंगे कि शारदा एक्ट जब आया था तो शारदा एक्ट में लड़कियों के विवाह की उम्र को 14 वर्ष तय कर दिया गया और लड़कों के विवाह की उम्र को 18 वर्ष तय कर दिया गया था। ये जो 2 बाल विवाह से संबंधित अधिनियम आए थे ये इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। कर्नल स्लीमैन की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे ठगी से इनका अंत माना जाता है और ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे साथियों कि कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा का अंत किया था। ये आपको बार बार पूछा जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर आपसे बात करेगा तो आप कहेंगे विधवा पुनर्विवाह। आपने देखा होगा कि पहले के समय में जो विधवाएं होती थी, जब सती प्रथा का अंत हो गया तो सती प्रथा का अंत तो 1829 में हो गया। तो जब स्वाभाविक सी बात है, पहले मान लो कि सती प्रथा था तो कोई विधवा बचती ही नहीं थी। अब जब सती प्रथा का अंत हुआ तो जो भी पति जिनके मरे, जो भी महिलाएं विधवा हुई तो वो बची रही, क्योंकि भैया अब उनको चलाने का अधिकार समाज को नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि भैया 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ और विधवा पुनर्विवाह 1856 में आता है। ऐसे कंडीशन में इस दौरान भी तो बहुत सारे लोगों के पति की मृत्यु हुई, तो इन विधवाओं के फिर से विवाह के लिए कि वो अपनी विवाह फिर से कर सकती हैं जिसके साथ वो स्वतंत्र हैं, इसके लिए अधिनियम कौन लाया था विधवा पुनर्विवाह का 1856 में? आप कहेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ये लाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है ताकि महिलाएं फिर से शादी करके अपना घर बसा सकें। राजा राम मोहन राय आप देखेंगे सती प्रथा का अंत करते हैं 1829 में और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से नियम 17 कहिए या धारा 17 कहिए या 5 कहिए, ठीक ना? तो ये ध्यान रखिएगा, ये इतनी सारी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक ना? तो ये आपको कुछ चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी राजा राम मोहन राय के बारे में आपने देखा था कि किस तरीके से इनकी संवाद कौमुदी भी सती प्रथा के लिए आई थी। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया, 1828 में ब्रह्म समाज बनाया, बाद में जाकर के 1865 में इन्हीं का ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के रूप में तोड़ देंगे और देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज के रूप में तोड़ देंगे। ये कुछ इतनी सारी बातें हैं। बाद में देखेंगे कि इसी में से साधारण ब्रह्म समाज भी 1878 में जाकर के निकलता है। ये इतनी कुछ बातें आपको यहाँ से साथियों ध्यान रखनी है। आगे बढ़िए, आपसे पूछा गया व्यक्ति और व्यक्ति के बाद से यहाँ पे प्रथाएं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था और उसने किस प्रथा का अंत किया, इसके बारे में या किस प्रथा के अंत से वो जुड़ा हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। यहां पे राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए सभी कि सभी लोग। चलिए यहाँ पे अधिकतर बच्चों ने बता दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो 1453 जितने लोगों का भी बी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट है। आप देखेंगे साथियों कि बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो बाल विवाह से को खत्म कराने में इनका भी योगदान था। कर्नल स्लीमैन की बात करें तो आप देखेंगे ठगी प्रथा का अंत इन्होंने कराया ही था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 1856 में विधवा पुनर्विवाह और राजा राम मोहन राय की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे सती प्रथा का अंत। बहु विवाह कोई चीज थी ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1453 इज राइट आंसर है। मतलब कि बस आपको ये ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक भी बाल विवाह के खिलाफ हुआ करते थे, ठीक ना?
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वही बाल गंगाधर तिलक साहब हैं जिनकी आप देखेंगे साथियों की कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कभी भी अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता नहीं किया। फिर आप देखेंगे साथियों, ये वही बाल गंगाधर तिलक थे जिनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को गांधी जी जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे थे उसी दिन हो जाती है। इसी की याद में इनके लिए तिलक कोष का भी बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है। ये इतनी कुछ बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बाकी आप देखेंगे ये आपके कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल आप याद रखते हैं ना, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब आप याद रखते हैं बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बी इज राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था, आपसे पूछा जा रहा है। बताएंगे सभी लोग, जल्दी से यहाँ पे सभी लोग साथियों बताने का प्रयास करें। सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था, रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था, आपसे पूछा गया है, बताएंगे। रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था? देखिएगा यहाँ पे आप हम अगर देखें तो आप देखिएगा कभी भी किसी भी चीज को खत्म करना चाहा जाएगा तो देखिएगा यहाँ पे आपसे कह रहा है कि राजा राम मोहन राय जब यहाँ पे सती प्रथा का अंत करा रहे थे तो कौन रूढ़िवादियों का नेतृत्व कर रहा था, तो आप कहेंगे राधाकांत देव। राधाकांत देव साहब यहाँ पे भारतीय लोगों से क्या कर रहे थे, सिग्नेचर करवा रहे थे कि जितनी अधिक सिग्नेचर होंगे उससे हो सकता है कि भैया भारतीय जब सिग्नेचर ज्यादा कर देंगे तो ऐसे में ये अंत ना हो पाए। लेकिन आप साथियों देखेंगे जब भी कोई सुधार किया गया उसमें एक वर्ग जो था वो अपनी इस रूढ़िवादी पूर्वाग्रह को तोड़ने के लिए जल्दी सहमत नहीं होता है और ऐसे में वो उसका विरोध करता है, जबकि ये बड़ी गलत बात थी। इन लोगों को लगता था उस टाइम पीरियड में कि भैया सती हो रही हैं औरतें तो भाई ये अपने पति के पतित्व को दर्शा रही हैं, लेकिन कितनी दर्दनाक बातें होंगी। मान लीजिए एक व्यक्ति जो मर गया है उसके अंदर प्राण नहीं है, उसको आप जला दो, मार दो, काट दो, आप उसका पता नहीं चलता है। लेकिन जो व्यक्ति जिंदा है सोचो उसको किस तरीके से फील होता होगा। अभी अगर आप आग से थोड़ा सा जल जाते हो तो आप देखो कितनी देर तक आपका वहां पे पार्ट जो होता है जहाँ जलता है वो रबरबाता है। सोचो जब जिंदा वो जलती होंगी महिलाएं तो कितनी चीखती होकर आती होंगी। तो इससे बड़ा बुरा कृत्य क्या हो सकता था, तो इसलिए इसका अंत किया गया। लेकिन राधाकांत देव जी उस समय उसी रूढ़िवादिता से घिरे थे। ऐसा नहीं था कि व्यक्ति बुरे थे, ये रूढ़िवादिता से ग्रसित थे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना रूढ़िवादिता से ग्रसित हो सकते हैं, बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और ऐसे में आप देखेंगे कि वो वहीं के वहीं रह भी जाते हैं, क्योंकि जो बदलाव नहीं एक्सेप्ट किया आप देखेंगे वो जीवन में साथियों आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज भी आप उठा करके देख लीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे उच्च वर्ग के लोग हैं जो दलितों को अपने घर के आगे आने नहीं देते, लेकिन आज भी आप देखेंगे बदलाव जब उनके जीवन में नहीं हुआ तो वहीं का वहीं गाँव में ही बस धन्ना सेठ रह गए, लेकिन वो पूरे इंडिया में अपना नाम नहीं कमा पाए। ठीक ना, हो सकता था कि वो बदलाव को एक्सेप्ट करते तो शायद वो आगे भी बढ़ सकते थे, बहुत बेस्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हर चीजों में यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे किया गया। अभी आप सभी लोगों को मैंने आनंद मोहन बोस जी की एक संस्था का नाम बताया था। देखते हैं कितने मेरे प्यारे भाई कमेंट बॉक्स में बताते हैं, बताने का प्रयास करिएगा। ठीक ना, देखते हैं कितने लोगों को अभी याद है, पिछले कोई क्वेश्चन में आया था, और देखते हैं कितने लोग यहाँ पे भूल गए। आगे बढ़े, चलिए आगे देखिएगा। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन महात्मा ज्योतिबा फूले के विषय में सही नहीं है। अब देखिएगा इसी प्रश्न को ज्योतिबा फूले आपने कितनी बार देखा ना। जो बच्चा सीरियस स्टडी कर रहा होगा वो ज्योतिबा फूले के बारे में अच्छे से वहां पे डीप स्टडी कर लिया होगा। अब जब ये क्वेश्चन रिपीट किया होगा तो उस बच्चे के लिए लगा होगा अरे भाई ये तो PYQ रिपीटेड है, और जो बच्चा रट के गया होगा कहेगा अरे भाई कहाँ PYQ रिपीटेड है, ये तो ज्योतिबा फूले से बदल दिया। तो भाई ज्योतिबा फूले के अगर एक बार हाथ के बारे में पूछा है तो आप पूरे शरीर के बारे में उनको पढ़ लो। हो सकता है अगली बार पैर के बारे में पूछ ले, कान के बारे में पूछ ले, नाक के बारे में पूछ ले, आंख के बारे में पूछ ले। ठीक है ना, तो यहाँ पे बताइएगा कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फूले के विषय में सही नहीं है। जल्दी से बताएंगे कौन सा कथन ज्योतिबा फूले के विषय में सही नहीं है। देखिएगा साथियों अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपसे कहा जा रहा है सबसे पहले देखिएगा जब भी सही नहीं पूछा है सबसे आसान में गलती करेगा।
अब देखना, अभी हम ऊपर अगर कुछ भी ना देखें, ऊपर के मान लो 3 हमें नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो हमें पता है कि यार ये तो 1870 वाला वो है जो एमजी रनाडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे ज्योतिबा फूले में कैसे होगा, यही वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख रहे हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे देखिएगा एमजी रनाडे साहब की पूना सार्वजनिक सभा, क्योंकि आपको ये इतना तो पता होगा ना एग्जाम हॉल में पहुंचते पहुंचते कि भैया ज्योतिबा फूले की सत्यशोधक समाज है, वो 73 में आई, 3 साल बाद आई थी। ठीक है, अब देखना यहां पे एक गलत मिल गया, अब ये 3 नई चीजें मिली हैं, इनको पढ़ लो। कह रहा है कि उन्होंने अपने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किया, बिल्कुल राइट। छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में लिया, बिल्कुल राइट। उन्होंने दासता शीर्षक पुस्तिका लिखी थी, बिल्कुल राइट। तो गुलामगिरी, दासता, ये 2 पुस्तक के नाम इनके ध्यान रखने हैं। आपको नई चीजें मिली, आपने तुरंत इनको पॉइंट नोट किया और इनको रिवीजन किया। तो देखिएगा हमेशा सही नहीं में आपको आसान में ही गलतियां देता है, ये एक ट्रिक पकड़ लीजिएगा, सबसे आसान को अच्छे से देखिएगा, वहीं गलती मिल जाएगी। अगर शायद इसमें गलती नहीं देता तो बहुत सारे बच्चों के लिए प्रश्न एकदम नया हो जाता, ठीक ना। यही मैं आपसे कहता हूं साथियों, आपको एलिमिनेट करने का ये तरीका आना चाहिए। अगर आप ये कर ले गए तो आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न, लगभग 20-25 प्रश्न, 30 प्रश्न आप तुक्के में सही कर ले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधनी सभा का प्रारंभ किसने किया था, बताएंगे। तत्वबोधनी सभा का प्रारंभ किसने किया था, तत्वबोधनी सभा का प्रारंभ किसने किया था। अभी मैंने आपको बताया था, पीछे कई बार मैंने आपको बताया है, आपने देखा होगा मेरे प्यारे भाई, तत्वबोधनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित की गई थी। अब देखिएगा तत्वबोधनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर, लेकिन बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर क्या ये वही देवेंद्रनाथ टैगोर है, क्या ये वही संस्था है जो ब्रह्म समाज से टूट करके देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई। आप कहेंगे नहीं, वो तो 1865 में टूटती है जो कि आदि ब्रह्म समाज बनेगी, ठीक ना, देवेंद्रनाथ टैगोर बनाएंगे। उसके काफी पहले ही तत्वबोधनी समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर 39 में कर देंगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग दूर रखिएगा, क्योंकि इसी कंफ्यूजनों में स्टेटमेंट आ जाता है, और जब स्टेटमेंट आ जाएगा तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे अच्छा तत्वबोधनी समाज, लग रहा है जो ब्रह्म समाज टूटा ना, वही वाला पार्टवा जो ये बनाया वही वाला, उसी का नाम था तत्वबोधनी समाज ना, ये अलग था, वो था आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, ओके। राजा राम मोहन राय के बारे में सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना, कि अब आपको यहाँ पे बताने की जरूरत है नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे एक सन थोड़ा सा एरर हो गया है, और यहाँ पे आगे दिया है कि गठित डिप्रेस्ड, यहाँ पे देखिएगा 1906 होगा, ठीक ना। 1906 में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था। प्रेसिडेंट को तोड़ोगे तो आप कहोगे इसका अध्यक्ष कौन था, बहुत सारे बच्चे राष्ट्रपति तोड़ देंगे ना, अध्यक्ष से इसका संबंध लिया जाता है। वर्तमान समय में राजनीति में आप देखेंगे तो राष्ट्रपति से ले सकते हैं। आपसे पूछा कि 1906 में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन होंगे, जल्दी से बताइए। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट, बड़ा डीप सा प्रश्न पूछा गया है, और ऐसे में आप देखेंगे साथियों, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके प्रथम, अगर आप अध्यक्ष की बात करें तो चंदावरकर साहब थे। कौन थे, चंदावरकर साहब थे इसके प्रथम अध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना के लिए आप क्या कहेंगे, बी.आर. शिंदे ने किया था। किन्होंने किया था, बी.आर. शिंदे साहब ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। बी.आर. शिंदे साहब ने 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की। इस वजह से इनकी स्थापना की गई ताकि ये दलितों को जागरूक कर सकें, दलितों को आगे बढ़ा सके। तो बी.आर. शिंदे यहाँ पे स्थापित करने के लिए जाने जाएंगे, और चंदावरकर जी याद रखिएगा इसके पहले कौन होंगे, अध्यक्ष होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये इतनी कुछ बातें आपको साथियों यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अंबेडकर के बारे में एक नया चीज थोड़ा सा समझ लीजिए। दलित के बारे में तो आप सभी लोग बहुत सारी चीजें जान रहे होंगे। अंबेडकर जी के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपसे कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा भारतीय था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आप कहेंगे बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने यहाँ पे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ओके, आपसे अगर कभी भी पूछेगा कि भैया पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ, आप कहेंगे अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। गांधी जी यहाँ पे एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व थे,
लेकिन डायरेक्टली मान सकते हैं आप। फिर आप देखेंगे किस तरीके से दलितों को विधानमंडल में सीटें भी मिली थी और किस तरह से इनके पृथक निर्वाचन पद्धति को खत्म भी कराया था, क्योंकि भैया टूट जाता भारत। आगे देखिएगा, फिर से आपसे यहाँ पे वही प्रश्न पूछा है, तो आप कहेंगे चंदावरकर जी हैं, 1906 दे दिया है। तो ये प्रश्न सेम रिपीट है, ठीक ना, 2 बार रिपीट है, इसलिए हम इसको हटाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है, बताएंगे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है, बताने का प्रयास करेंगे साथियों। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, फटाफट बताएंगे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखना, यहां पे भी सबसे आसान में गलती देगा। देखो, दयानंद सरस्वती, आप सभी को पता है आर्य समाज 1875 में स्थापना हुआ, वेदों की ओर लौटो की बात इन्होंने किया, इस तरह की बहुत सारी बातें इन्होंने किया। एम पांडुरंग, तो याद रखिएगा प्रार्थना समाज से संबंधित थे। लेकिन यहां देखना, अब एम पांडुरंग बहुत सारे बच्चों को टफ लगेगा, लेकिन जब बच्चे पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय और पढ़ेंगे आदि ब्रह्म समाज, तो कहेंगे भाई आदि ब्रह्म समाज का संबंध कहां से था। राजा राम मोहन राय ने तो 1815 में आत्मीय सभा बनाया, 1828 में वही ब्रह्म समाज बना। आदि ब्रह्म समाज जब 1865 में टूटा 2 भागों में, तो ऐसे में देवेंद्र नाथ टैगोर की संस्था वाले नाम थी। देवेंद्र नाथ जो टैगोर थे, इनकी संस्था का नाम बना आदि ब्रह्म समाज, और भारतीय ब्रह्म समाज बना केशव चंद्र सेन का, आराम से एलिमिनेट कर ले गए। और विवेकानंद ने आपने देखा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के आधार पे की, जो काली जी के प्रिय भक्त थे। तो बस आराम से देखिए किस तरह से क्वेश्चंस आपके एलिमिनेट हो रहे हैं। आगे बढ़िएगा, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित का सही क्रोनोलॉजिकल टर्म्स क्या है, सही उत्तर का साथियों चयन करें। 120 क्रोनोलॉजिकल टर्म्स आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा, एकदम बिल्कुल लाइव वाले की तरह ही क्लास में ले रहा हूं, ताकि आप लोगों को समय भी देता रहूं, आप लोग बताते भी रहें। देखिएगा, यहाँ पे जितने मेरे प्यारे साथियों ने बी दिया है आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है 3214। कैसे 3214? क्योंकि आप इनका कालक्रम देखिए, फिर से इनके क्रोनोलॉजी पूछ लिया, मतलब कि एक तरीके से इनका जन्म कब हुआ, वहां से कब तक रहे थे। जैसे अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो 1774 से 33 तक रहेंगे। 1774 से आप देखेंगे 1833 तक इनका संबंध रहेगा, राजा राम मोहन राय साहब का होगा। देवेंद्र नाथ टैगोर आप देखेंगे तो देवेंद्र नाथ टैगोर आप देखेंगे 1817 से लेकर के 1907 तक इनका संबंध रहेगा, ठीक ना, और सॉरी 7 नहीं 5 तक रहेगा, ध्यान रखिएगा। वहीं पे विवेकानंद की अगर हम बात कर दें तो विवेकानंद के बारे में आप देखेंगे साथियों कि विवेकानंद 1863 से 1902 तक इनका संबंध रहेगा। और केशव चंद्र सेन की अगर हम बात करें तो 1838 से लेकर के आप देखेंगे 84 तक इनका संबंध रहेगा। तो 3214 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, 121 नंबर अब देख लीजिएगा। 121 नंबर प्रश्न देखिएगा, आपसे कह रहा है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की थी। देखिएगा, बड़ा प्यारा सा प्रश्न आपके समक्ष आ गया है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की थी, ये आपसे यहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है। बताएंगे लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की गई थी। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की गई थी साथियों, ये आप बताने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने आंसर दे दिया होगा। 14 वर्ष यहाँ पे निर्धारित की गई थी, ठीक ना। कितनी वर्ष निर्धारित की गई थी, 14 वर्ष। याद रखिएगा, इसी को सिविल मैरिज एक्ट भी कहते हैं, इसी को नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं,
इसी को ब्रह्म मैरिज एक्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये कई नाम से दे सकता है, नेटिव ब्रह्म, ठीक ना, मैरिज एक्ट, मैरिज एक्ट। तो याद रखिएगा, सिविल मैरिज एक्ट आपको देकर कंफ्यूज करे, नेटिव दे, ब्रह्म दे, आप याद रखिएगा तीनों एक ही बात कर रहा है। और ऐसे में लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष उम्र निर्धारित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बाद में आप देखेंगे कि केशव चंद्र सेन ही यहाँ पे इस बाल विवाह को रोकने के लिए सबसे आगे रहते हैं। और ब्रह्म समाज बाद में क्यों टूट जाता है, क्योंकि केशव चंद्र सेन के ऊपर ये लांछन लगा दिया जाता है कि आपने अपनी बेटी, आपने कहा कि भैया हम बाल विवाह का खत्म करेंगे और अपनी बेटी की शादी या 14 वर्ष से कम उम्र पे करा दिए। तो ऐसे में देवेंद्रनाथ टैगोर अलग हो जाते हैं, यही रीजन रहता है ब्रह्म समाज के टूटने का, ठीक है ना। तो 14 वर्ष यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालाबारी ने किसके लिए संघर्ष किया था, बताइएगा। बहराम जी मालाबारी, देखिए कितनी बार रिपीट प्रश्न हो गया, देख लीजिए भाई कितनी बार रिपीट प्रश्न हो गया। बहराम जी मालाबारी ने किसके लिए संघर्ष किया था, अब यहां पे पूछ दिया। सीधे आपको पता है किसके लिए, तो देखना यहां पे कम आयु की हिंदू लड़कियों को संरक्षण देने के लिए, ताकि उनका कम आयु पे शादी न हो। ऐसे में आपने देखा 1891 में सम्मत आयु अधिनियम पारित किया गया और इसमें 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी की मनाही कर दी गई थी, यही तो था। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछता है कि सम्मत आयु अधिनियम के स्थापना के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आप कहेंगे ये बहराम जी मालाबारी हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा साथियों, अगला प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है कि पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, बताएंगे। 123, पंजाब में अहमदिया आंदोलन, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। देखिएगा यहाँ पे मिर्जा गुलाम अहमद जो थे, ये पंजाब में अहमदिया आंदोलन से संबंधित थे। आप देखेंगे यहाँ पे भी समाज में जो धर्म में व्याप्त बुराइयां थी उन्हीं को दूर करने के लिए इस तरह की चीजें चलाई गई थी। तो मिर्जा गुलाम अहमद इसके संस्थापक थे, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन से संबंध रखते हैं। आगे बढ़िए, आपसे कह रहा है कि कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, आपसे बड़ा प्यारा सा प्रश्न पूछा है कि कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है। कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कौन सा जाना जाता है, तो आप कहेंगे अब्दुल लतीफ जाना जाता है। कहां पे, बंगाल में मुस्लिमों के पुनर्जागरण से संबंधित इनको हम जानते हैं। देखिएगा 1863 ईस्वी में क्या होता है, यही जो आपके अब्दुल लतीफ होते हैं, यह मुहम्मदन लिटरेरी एवं, आप यहां पे ध्यान रखिएगा, एवं साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी की क्या करते हैं, 1863 में स्थापना करते हैं, ठीक ना। तो इससे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा के प्रति जागरूक और ब्रिटिश राज के प्रति एक तरीके से उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिए ये चीजें जागरूक के रूप में फैलाई जाती हैं। इसी को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण करते हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स की चहेती पत्नी कहे जाते थे, कौन, तो मुसलमान, ठीक ना। बाद में इनको पता चल गया कि भैया ये ब्रिटिशर्स भी किसी के नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जा सकता है, बताएंगे। किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जा सकता है, साथियों बताने का प्रयास करेंगे। किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जा सकता है, बताने का प्रयास करिएगा। पश्चिमी भारत के कौन होंगे, एमजी रनाडे साहब थे, जिनको याद रखिएगा भारत के पुनर्जागरण का जनक। पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण मतलब पश्चिमी भारत में इन्होंने पुनर्जागरण फैलाया था, इसके जनक के रूप में हम यहाँ पे इनको ध्यान रख सकते हैं, ठीक ना। आप देखेंगे 1869 में ये प्रार्थना समाज की सदस्यता लेंगे।
1884 में आप देखेंगे पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी करेंगे। उसी के साथ साथ 1891 में महादेव गोविंद रानाडे क्या करेंगे, वीडो मैरिज एक्ट की स्थापना भी करेंगे। वीडो मैरिड एक्ट की स्थापना भी 1891 में करेंगे। बीएम मालाबारी आपने देखा कि लड़कियों के विवाह के लिए इन्होंने काम किया। सम्मत आयु अधिनियम 1891 में आया। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को आपने देखा शादी की मनाही कर दी गई थी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना एनएम जोशी ने की थी, बताइएगा। एनएम जोशी ने की थी, किस संगठन की स्थापना एनएम जोशी ने की थी, बताएंगे किस संगठन की स्थापना एनएम जोशी ने की थी। किस संगठन की स्थापना एनएम जोशी ने की थी। सीधे आप कहेंगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, एनएम जोशी साहब ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप कहेंगे 1920 में की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो आप कहेंगे इसके पहले अध्यक्ष के रूप में शामिल किए गए थे मेरे भाई लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में अगर आप नाम देखोगे तो कौन होंगे, आप कहना जोसेफ बैप्टिस्टा। कौन होंगे, जोसेफ बैप्टिस्टा। इसके बैप्टिस्टा ये इसके प्रथम उपाध्यक्ष होंगे। वहीं पे आप देखोगे कि यहाँ पे महामंत्री कौन थे, इसके महामंत्री दीवान चमन लाल थे, ठीक ना। ये इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़िए। दूसरा देखिए, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को मसीह दाऊद होने का, मसीहा एवं भगवान कृष्ण का अवतार होने का दावा किया, जल्दी से बताइएगा। कौन किया, तो आप कहेंगे गुलाम अहमद कादियानी। कौन किया, गुलाम अहमद कादियानी ने यहाँ पे भगवान कृष्ण और मसीह होने वाला मसीहा अपने आप को घोषित किया था। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे देखिएगा एक प्रश्न है, इस प्रश्न में ईस्वी थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है और ईस्वी में उपरांत समाज सुधारक की बात यहाँ पे की गई है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपसे ईस्वी अगर पूछा जाए तो 1858 है। अगर 1858 के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की नीति क्या थी, भारत सरकार की नीति आपसे क्या थी पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे भारत सरकार इससे अलग रहना चाहती थी, भारत सरकार इसमें सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, अलग रहने की बात करती थी। आगे देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। और यहाँ पे आपसे फिर से पूछा गया है, बताने का प्रयास करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से आप सुमेलित करेंगे, ठीक ना। जल्दी से फटाफट बताने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, ठीक है। देखिएगा, ये यूपीपीसीएस के टैक्स इंस्पेक्टर एग्जाम 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप कहेंगे यहाँ पे राइट हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, कैसे देखना। राजा राम मोहन राय की जब भी बात आएगी, सती प्रथा का अंत मैंने आपसे कहा 1829 में इन्होंने किया था विलियम बेंटिक के सहयोग से। बीएम मालाबारी बाल विवाह सम्मति आयु अधिनियम 1891 में इन्हीं के द्वारा लाया। 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों को शादी से रोक लगाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में विधवा पुनर्विवाह लाएंगे, जिससे विधवाओं की शादी होने लगी। और शिवनाथ शास्त्री आप देखेंगे तो महिलाओं की उच्च शिक्षा से संबंधित थे। अस्पृश्यता में यहाँ पे किसी का कोई योगदान नहीं था। तो यहाँ पे जितने नाम दिए इसमें, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। आपसे पूछा गया यहाँ पे साथियों, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, इसको आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। 130 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था। भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को खतरा किसने माना था यहाँ पे, तो आप कहेंगे कौन, लॉर्ड वेलेस्ली ने आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था। जो मिशनरी गतिविधियां हो रही थी, जो आपने देख रहे थे ना कि जबरन जो लोगों को कन्वर्ट कराया जा रहा था ईसाईयत में, इसमें एक आपका गवर्नर होता है वेलेस्ली। वेलेस्ली कहता है कि यह एक तरीके से बाद में आत्मघाती और शांति के लिए खतरा होगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आप इसको बताने का प्रयास करेंगे और यही हमारा अंतिम प्रश्न होगा आज का, ठीक ना, क्योंकि मुझे पेट की भी क्लास रिकॉर्ड करनी है। चलिए बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे आपसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताएंगे। देखिएगा, सीधे वही प्रश्न रिपीट हो गया पीछे वाला कितनी बार। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज से संबंधित थे, नहीं।
राजा राम मोहन राय 1815 में आत्मीय सभा से संबंधित थे, बाद में 1828 में नाम बदल करके ब्रह्म समाज रख लेते हैं। आदि ब्रह्म समाज से संबंधित 1865 में जब ब्रह्म समाज छूटता है तो देवेंद्रनाथ टैगोर का संबंध होता है और केशव चंद्र सेन का संबंध भारतीय ब्रह्म समाज से होता है। बाकी एम पांडुरंग, प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन सही है। यहाँ पे सी क्या हो जाएगा साथियों, सही नहीं था, यही गलत हो जाएगा। तो राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज नहीं होंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहीं पे आज हमारा जो सेशन है ये एंड होता है और बाकी जो आपकी क्लास होगी वो और आपके 1 घंटे की रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो बाकी अभी पेट की भी क्लास मुझे रिकॉर्ड करनी है क्योंकि पेट वाले भी बच्चे वेट करेंगे। तो लाइव होता शायद तो सेशन में लंबा लेता और मेरे पास समय नहीं है। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप सभी लोगों का बीच का 2-3 दिन नुकसान ना हो, इसलिए मैं क्लास पहले ही रिकॉर्ड कर दिया हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी लोग को, नमस्ते।